हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड न्यू चाइनीज़ ड्रामा। ये लव स्टोरी हमारी एक ह्यूमन एंड एक डीमन के बीच की होती है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो इस चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है उसका नाम होता है मेमे एंड वो जंगली जानवर से बच के जंगल में भाग रही होती है एंड तभी उसका पैर फिसलता है एंड वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पे गिर जाती है जो एकदम बिल्कुल पुराने खंडहर जैसा होता है, मंदिर जैसा। तो उसे वहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई पड़ती है, एक बहुत ही पुरानी सी स्नेक की पेंटिंग जिसमें एक मैन भी बना होता है। तो उसे लगता है कि वो मैन कुछ सिमिलर है उसके ड्रीम वाले मैन के जैसे एंड वो यही देखने के लिए उसे जैसे टच करती है तो उसके हाथ पे ब्लड लगा रहता है जिससे वो जो पेंटिंग होती है वो सक्रिय हो जाती है एंड उसमें से हमारा जो स्नेक डीमन है, मतलब मेन लीड है, वो निकलता है एंड उसका नाम होता है हेम। एंड जो हेम होता है वो गुस्से से उसको अपनी तरफ खींच लेता है एंड वो उसके ऊपर गिर जाती है एंड सॉरी सॉरी बोलते हुए। तभी हेम उसका फेस देखता है एंड उसे लगता है कि वो ये तो वही है जो उसके पास लाइफ में जिसने उस पेंटिंग के अंदर कैद किया होता है, वो डीमन हंटर। एंड वो शायद अभी भी उसको कैद करने ही आई है। तो वो उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। तभी एक आवाज़ आती है कि मास्टर इसे मार दीजिए, इस वुमन ने आपको मारा था। तो वो आसपास देखने लगती है में कि एक किसकी आवाज़ है, जैसे उसका ध्यान जाता है कि हेम के हाथ में छोटा सा स्नेक होता है जो बोल रहा होता है। जो उसे चिल्लाती है, हेम उसकी आवाज़ सुन करके उसका गला तुरंत पकड़ लेता है एंड उसे मारने लगता है, बट उसे कुछ नहीं होता है। उल्टा हेम के गर्दन में काफ़ी दर्द होने लगता है तो उसे छोड़ देता है। तभी वो देखता है कि उन दोनों के हाथों पे सेम स्नेक का मतलब एक मार्क होता है जिससे ये पता चल रहा होता है कि उन दोनों की लाइफ जुड़ चुकी है। एंड मिमी उसको तुरंत धक्का दे करके पीछे हो जाती है, एक डंडा उठा लेती है, बोलती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, पक्का इस बार मार दूंगी। ये सुनकर स्नेक डीमन जो होता है वो अपनी पावर से उसका डंडा गायब कर देता है एंड तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। एंड तभी उसके पीछे जो होता है स्नेक के अवतार रिवील होते हैं एंड वो उसे बोलने लगता है कि मेरी बात सुनो, अब जो तुम्हारी लाइफ है वो मेरी है एंड अब तुम इसे बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालोगे वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मिमी बोलने लगती है कि अच्छी स्नेक डीमन, मैं समझ गई हूँ एंड अब तो मुझे मेरे फियांसे एंड सिस्टर के पास जाने दीजिए, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। एंड यहाँ पर जो हेम होता है वो उसे रोक लेता है एंड बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। एंड तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कि मिमी के फियांसे एंड उसकी सिस्टर की होती है, जो बोल रहे होते हैं कि हमने कितना अच्छा किया उसे यहाँ पर ले आए एंड यहाँ पर वो मर जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा एंड अब पूरी सू फैमिली की प्रॉपर्टी हम दोनों की होगी एंड मैं उस पर राज करूँगी। एंड यहाँ पर ये सारी आवाज़ जो होती है वो मिमी को सुनाई नहीं पड़ रही होती है, वो सिर्फ हेम को सुनाई पड़ रही होती है। एंड वो इसलिए बताता है मिमी को कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें मारना चाहता है, बट मिमी उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे फियांसे ने मेरी जान बचाई है तो भला वो मुझे मारना क्यों चाहेगा। ये सुनकर हेम उससे पीछे मुड़ के बोलता है कि क्या तुम सच में इतने बेवकूफ़ इंसान से शादी करना चाहोगे, बट मिमी उसकी बात नहीं सुनती है एंड वहाँ से तुरंत भाग जाती है। एंड जब हेम दोबारा उसकी तरफ मुड़ता है तो देखता है कि वो गायब हो चुकी है एंड तभी उसका स्नेक बोलता है कि मास्टर वो लेडी तो भाग गई। एंड यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हेम को ग्रीट कर रहे होते हैं कि मास्टर फाइनली आप वापस आ गए एंड इतने सालों बाद आप वहाँ से वापस आए हैं कैद से छूट के। एंड यहाँ पर हेम बोलता है कि मुझे तुम लोगों से एक बहुत ही अर्जेंट मैटर हैंडल करवाना है एंड वो अपने हाथ का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो उन्हें दिखाता है। उसमें से उसका सेक्रेटरी बोलता है कि सर ये तो किसी ने आपके हाथ में बॉन्ड फॉर्म किया है एंड वो इंसान कौन है। तो बोलता है यहाँ पे हेम कि वो एक बेवकूफ़ लड़की है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरे रिसोर्सेज लगाओ उसे सेव करने के लिए एंड उसे प्रोटेक्ट करना है। एंड हम दूसरी साइड देखते हैं कि मिमी के जो कज़न एंड फियांसे होता है वो बैठे होते हैं एंड यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि अब पूरी इंटायर जो पूरी स्नो फैमिली है वो अब सिर्फ हमारी है। अब वो मिमी तो मर गई है, मर चुकी होगी अब तक एंड अब जो भी एसेट्स से प्रॉपर्टी है वो अब सिर्फ हमारी है। एंड तभी वहाँ पर कोई चैन का वो नाम लेते हुए आता है एंड तभी चैन बोलता है कि कौन है। तो यहाँ पे मिमी बोलती है कि चैन मैं हूँ एंड मैं वापस आ गई हूँ। ये देख कर के चैन और उसकी कज़न सिस्टर जो होती है वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे एक बिल्कुल अच्छी भली वापस आ गई है। एंड यहाँ पर वो नाटक करने लगता है कि तुम मम्मी कहाँ चली गई थी, हम मैंने और तुम्हारी कज़न सिस्टर ने तुम्हें कितना ढूंढा है एंड हम बहुत वरीड हो रहे थे तुम्हारे लिए। अच्छा हुआ तुम अच्छी हो, बिल्कुल तुम्हें कोई चोट तो नहीं है लगी। यहाँ पे मम्मी बोलती है कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। यहाँ जो चैन होता है वो बोलने लगता है मन में कि क्या हुआ, अगर तुम सेफ हो तो मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा। एंड वो अपने हाथ में नाइफ ले लेता है एंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है, बट दूसरी साइड जो हेम होता है उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मिमी किसी खतरे में है
एंड तभी तुरंत से वो जादू से उसके पास आता है एंड जैसे ही चैन उसे चाकू मारने वाला होता है, सामने हेम आ जाता है एंड अपनी पावर से उसे सेव कर लेता है। हेम शावर ले रहा था एंड ऐसे ही वो आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अभी भी बिल्कुल गीली थी। बट मिमी उसे देख करके सोच रही होती है कि ये मिस्टर स्नेक डीमन ये अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तभी चैन जो होता है वो उसे पूछता है कि ये कौन है एंड यहाँ पर मिमी बोलती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती हूँ। एंड वो धीमे से हेम से बोलती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम एक स्नेक डीमन हो एंड ये राज का राज ही रहेगा। एंड यहाँ पर उसकी जो कज़न सिस्टर होती है वो बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ पर चीट कर रही हो। एंड तभी यहाँ पे मैम बोलती मैंने बोला ना मैं इसे नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है। तभी हेम सबको बताता है कि मैं एक एंशंट गॉड हूँ और वो मिमी से बोलता है कि चलो मेरे साथ, सब कुछ भूल जाओ। मिमी बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर चैन के साथ रहूँगी। तो हेम बोलता है कि क्या तुम अभी भी इसके साथ रहना चाहती हो, कि तुम चाहती हो कि ये तुम्हें मार दे। तभी चैन सोचता है कि ये कैसे जानता है कि मैं मिमी को मारना चाहता हूँ। मिमी उसके पास आती है चैन के पास एंड बोलती है कि चैन कभी भी मुझे हार्म नहीं करेगा, वो हमेशा से मेरी और मेरी ग्रैंडमा के लिए हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। ये सुनकर वो बोलने लगता है कि क्या सच में, क्या अलाउ वैली किसी को भी मारने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं है। ये बात सुनकर चैन जो होता है उस पर भड़क जाता है एंड बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। एंड मिमी से बोलता है कि इसकी बकवास पे बिल्कुल भी यकीन मत करना मिमी, मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत ढूंढा एंड उसके चक्कर में मुझे खुद बहुत चोट आई है। एंड वो अपनी चोट दिखाने लगता है। उसकी ये सारी हरकतें देख करके हेम बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़ोर से किसी के झूठ बोलने की स्मेल आ रही है एंड बहुत ही बेकार स्मेल आ रही है। तो भी चैन बोलता है कि कौन झूठ बोल रहा है, तुम अपनी बकवास बंद करो। एंड मिमी से बोलता है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ये बहुत ही झूठा इंसान लग रहा है मुझे। और यहाँ पे वो हिम जो होता है वो बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम मॉर्टल्स होते ही ऐसे हो झूठे। एंड वो मिमी का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि चलो मेरे साथ। मिमी यहाँ पे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी, चैन ने 7 साल पहले मेरी जान बचाई थी एंड इस चक्कर में वो बहुत ही इंजर्ड भी हुआ था। चैन यहाँ पे बोलने लगता है कि उसका हाथ छोड़ो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। एंड हिम उसको जो होता है बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है, जिससे उसकी पावर्स से वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे मिमी बोलने लगती है कि तुम उन दोनों को कुछ नहीं करोगे, चैन ने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। एंड वो अपना बैग उठा करके हेम के साथ चली जाती है उसके घर पे। एंड यहाँ पर अगर वो बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी बात मानी है एंड अब तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। एंड यहाँ पर हेम बोलने लगता है कि क्या तुम्हें मरने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, अगर तुम उसके पास दोबारा गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैंने पहले भी बोला है कि तुम्हारी लाइफ मुझसे बिलोंग करती है। इतना बोलने के बाद मिमी को जोर से बाइट कर लेता है, जिसका दर्द उसे भी फील हो रहा था। देन मिमी उसको जोर से धक्का दे देती है एंड वहां से जाने लगती है। बट वो उसे रोक के बोलता है कि अब तुमको सबक मिल गया होगा कि तुम वहां से नहीं जा सकती उसके पास। ये बोलकर मिमी जो थी वो गुस्से से जाने लगती है, बोलने कि मैं रेबिस वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। इस बात पर जो है होता है वो बोलता है कि मैं एक मॉर्टल गॉड हूँ। तो जिद्द बोलती है हाँ लेकिन तुम एक जंगली जानवर भी तो हो। एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। एंड अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेम अपने असिस्टेंट लीव को बोल रहा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढो, इससे मेरी बॉडी वीक हो रही है एंड मेरी मैजिकल पावर्स भी जा रही हैं। वहीं पर एक ओल्ड मैन खड़े होते हैं जो हेम को बताते हैं कि आपको फुल मून वाली नाइट को उस लड़के के साथ इंटीमेट होना होगा, तभी आपकी जो कॉन्टैक्ट है ये आपका टूट जाएगा। बट इससे हो सकता है कि उस लड़की की मौत हो जाए, क्योंकि वो मॉर्टल है एंड आप इमॉर्टल। हेम मिमी को अपनी दुश्मन मानता था लेकिन वो उसे मारना नहीं चाह रहा होता है। एंड तभी यहाँ पर कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिससे हेम को लगता है कि मिमी शायद किसी खतरे में है एंड वो जल्दी से उसके पास जाता है। बट यहाँ हमें पता चलता है कि मिमी गुस्से से सारे पॉट्स तोड़ रही होती है एंड वो सोच रही होती है कि ऐसा करने से हेम को गुस्सा आएगा एंड वो उसे वापस भेज देगा। लेकिन हेम वहाँ पहुँचता है एंड वो सारे पॉट्स को अपने मैजिकल पावर्स से बिल्कुल ठीक कर देता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें जितने पॉट्स तोड़ने हैं तुम तोड़ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बट उसके वो पॉट्स तोड़ने से ही मिमी समझ जाती है कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड वो बोलने लगती है कि मिस्टर डीमन, मैंने आपसे बोला कि मैं आपका राज किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से। एंड इस यहाँ पर जो हिम होता है वो उसकी इस क्यूट से बिहेवियर को देखकर सोचने लगता है कि ये उस डीमन हंटर की तरह तो बिल्कुल नहीं है जिसने मुझे हज़ारों साल पहले कैद किया था, ये तो बहुत प्यारी है। हिम को देख करके ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे मिमी से थोड़ा बहुत प्यार होने लगा है। एंड तभी हेम उससे पूछता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है, बोलती है शादी। एंड तभी हम अपने मैजिकल पावर से 2 सर्टिफिकेट उसके सामने ला के रख देता है, जिसे देख करके मिमी सोच में पड़ जाती है कि उसने
हेम के साथ वो मैरिज सर्टिफिकेट कब बनवाया। एंड ये हेम उसकी मेमोरी में ये बात भी फिक्स कर देता है कि मेमे ने खुद जा कर के उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। बट मेमे सोचती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैंने हेम के साथ ये मैरिज सर्टिफिकेट कब लिया है। हेम ने मिमी के साथ पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था ताकि जब उसे मौका मिले तब वो इंटीमेट हो सके उसके साथ। एंड यहाँ पर वो अपने स्नेक को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। मिमी जो होती है वो उसके स्नेक से दोस्ती करने की कोशिश करती है एंड थोड़ी बहुत उसके साथ प्यार से रहने के बाद, मसाज वगैरह करने के बाद जो स्नेक होता है वो मान जाता है एंड मिमी को हेम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है। एंड हेम जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तो मिमी उसके ऊपर कोई पाउडर डाल देती है जिसकी वजह से हेम को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। जब मिमी उसके पास जाती है तो हेम गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, बट कांटेक्ट की वजह से जो दर्द मिमी को हो रहा होता है वही हेम को भी होने लगता है, जिसकी वजह से वो उसका गला छोड़ देता है। यहाँ पर हेम को पता चलता है कि उसके स्नेक ने उसे बिट्रे किया है। मिमी जो होती है वो बोलती है कि हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया है जिससे तुमको हर्ट हो, हम तो बस मस्ती कर रहे थे तुम्हारे साथ। एंड प्लीज़ डीमन जी मुझे मत खाना, मैं तो बहुत सूखी सी हूँ, मेरे तो मीट भी टेस्टी नहीं होगा। जिस पर हेम बोलता है कि मुझे तुम्हारे मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तुम्हारे शरीर से बहुत ही बुरी स्मेल आती है। इस पर मिमी बोलने लगती है कि तब तो ठीक है, फिर आप मुझे नहीं खाओगे, बट मुझे बहुत भूख लग रही है तो मुझे कुछ खाना है। एंड वो डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे यही सोच रही होती है कि वो यहाँ से हेम के घर से बाहर कैसे निकले। एंड खाना ख़त्म होने के बाद वो बैठ के सोच रही होती है कि हेम ने मुझे केवल घर में लॉक नहीं किया है बल्कि मेरा फ़ोन भी ले लिया है, तो मैं क्या करूं। एंड तभी उसको उसका हेम का स्नेक दिख जाता है एंड वो उससे हेल्प मांगती है कि वो उसका फ़ोन ला करके उसे दे दे। एंड उसका स्नेक उसकी मदद भी कर देता है एंड उसे उसका फ़ोन ला करके दे देता है। बट हेम ये चीज़ देख लेता है एंड मिमी से उसका फ़ोन छीन लेता है एंड अपने स्नेक को भी बहुत डांट लगाता है। मिमी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी एंड वहाँ के जो हेल्पर्स होते हैं उनको बैठ करके वो ताड़ रही थी एंड बोल रही थी कि ये कितने हैंडसम है। ये चीज़ जो हेम होता है वो नोटिस कर लेता है एंड उसे बहुत ही जेलसी फील हो रही होती है। एंड वो मिमी को उठा करके वहाँ से लेके चला जाता है एंड बहुत ही ठंडे ठंडे पानी से उसको नहला देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ठंड लग रही होती है एंड उसे जुकाम हो गया होता है। तभी वो कुछ मेट्स को बातें करते हुए सुनती है एंड नीचे की तरफ जाती है तो वो मेट्स को बातें सुन रही होती है एंड उसके दिमाग में एक आइडिया आता है हेम के घर से बाहर निकलने का। एंड वो घर में आग लगा देती है एंड वहाँ से चली जाती है अपनी दादी से मिलने के लिए। बट उसके जैसे ही डोर खुलती है तो वहाँ अंदर उसका फियांसे एंड उसकी सिस्टर जो होती है वो किस कर रहे होते हैं एंड उन्होंने ग्रैंडमदर की तबीयत को ख़राब करने के लिए उन्हें डे बाई डे कोई दवा दे रहे होते हैं। जब मिमी को उनके अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है एंड सोचने लगती है कि हेम उसे इतने दिन से जो बताने की कोशिश कर रहा होता है वो सब सच था। एंड वो वहाँ से भाग जाती है, बट चैन और शाओ को पता चल जाता है कि मिमी ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं एंड उसे सब कुछ पता चल चुका है। एंड चैन अपने गुंडों को कॉल करता है एंड मिमी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने को बोलता है ताकि जो सू फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी है वो उन्हें मिल सके। मिमी भाग रही होती है तभी कुछ गुंडे आते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेम नहा रहा होता है एंड वो ओल्ड मैन उसे बता रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको फुल मून वाली नाइट को उसके साथ इंटीमेट होना है ताकि आप अपनी पावर्स को सेव कर सके, वरना एक एक करके आपके जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी एंड आप मर जाएंगे। एंड तभी उसे फील होता है कि मिमी किसी खतरे में है एंड वो उसे बचाने के लिए फ़ौरन से जाता है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर जो गुंडे होते हैं वो शराब पी रहे होते हैं, मिमी को भी उन्होंने बांध के रखा होता है एंड वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्यों ना हम इसे मारने से पहले इसके मज़े ले लें। एंड उनमें से एक गुंडा आता है एंड उसके पास आकर के उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करने लगता है एंड वो चिल्लाने लगती है कि मेरे पास मत आना। जितने सारे लोग होते हैं वो उसके पास एक एक करके आने लगते हैं एंड इसी चक्कर में मिमी के हाथ में चोट लग जाती है जिससे कि हेम के हाथ में भी खून निकलने लगता है एंड वो समझ जाता है कि मिमी किसी बड़े खतरे में है एंड वो फ़ौरन से उसके पास पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए। मिमी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है एंड वो समझ जाती है कि अब हेम वहाँ आ गया है तो उसकी जान बच जाएगी, वो मरने तो नहीं वाली है अभी। एंड जो हेम होता है वो उन सारे गुंडों को सबक सिखाता है, बहुत पीटता है एंड मिमी को वहाँ से लेकर के चला जाता है।
एंड घर पहुंच कर के वो मिमी को किस करने लगता है एंड बोलता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज़्यादा ही शौक है तो तुम मरो। एंड वो उसे किस करते हुए ही बाइट कर लेता है एंड जिससे कि मिमी को काफ़ी दर्द होता है एंड जो पॉइज़न होता है हिम के अंदर का वो मिमी की बॉडी में चला जाता है। मिमी एक ह्यूमन थी जो कि स्नेक पॉइज़न को हैंडल नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। बट हिम इस चीज़ को नोटिस नहीं करता है एंड उसे इग्नोर करके चला जाता है। एंड वो अपने असिस्टेंट लियो से बोलता है कि मिमी की ग्रैंडमा को एक यहाँ के टॉप हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। दूसरी तरफ मिमी की कंडीशन काफ़ी बिगड़ रही होती है, उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है एंड इधर हेम का स्नेक उससे बोल रहा होता है कि मास्टर आपका पॉइज़न बहुत ही ख़तरनाक है एंड आप किसी ह्यूमन की बॉडी में उसे ऐसे कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, आप तो सच में बहुत ही क्रूअल हैं। ये बात सुन करके वो उठ के जाने लगता है एंड स्नेक सोचने लगता है कि मेरे मास्टर तो सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हैं। एंड इधर जब हेम मिमी के रूम में आता है तो उसकी कंडीशन को इतना ख़राब देख करके उसके पास आता है एंड जो अपना पॉइज़न होता है वो उसकी बॉडी से निकाल देता है। हिम का असिस्टेंट मिमी को बताता है कि उसकी ग्रैंडमा को यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है एंड इस बात को सुन कर के वो हिम को थैंक यू बोलती है एंड बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई है, अब मैं तुम्हें छोड़ कर के कभी भी नहीं जाऊँगी। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर उसका फियांसे एंड उसकी सिस्टर जो होती है वो सोच रहे होते हैं कि मिमी की तो अब डेथ हो चुकी है एंड अब जो भी सू फैमिली की एसेट्स एंड प्रॉपर्टी है वो अब सारी उन दोनों की हो जाएगी। एंड वो यहाँ पर उसका फ्यूनरल मना रहे होते हैं एंड यहाँ पर जो शाव होती है वो वहाँ पे अनाउंस कर देती है कि अब से जो पूरी सू फैमिली का बिज़नेस है वो अब वो हैंडल करेगी, क्योंकि उसकी सिस्टर की तो डेथ हो चुकी है। एंड यहाँ पर उसकी कंपनी के जितने भी सारे इन्वेस्टर्स थे वो मान जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो आता है एंड बोलता है कि मेरे बॉस ने यहाँ इस ग्रुप के सीईओ को देखते ही पसंद कर लिया है एंड वो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। पूरे 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए जो शाव होती है वो तुरंत पलट जाती है एंड उस कंपनी के बॉस की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा, बहुत ही अमीर होगा। एंड यहाँ पर चैन समझ जाता है कि शाव उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। यहाँ शाव बोलती है कि हटो यहाँ से, मुझे तुमसे अमीर आदमी मिल रहा है तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ भला। बट यहाँ पर वो जो सेक्रेटरी होता है वो बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिस मिमी के लिए है एंड वो उनको ही पसंद करते हैं, आपको नहीं। यहाँ पर शाव बोलने लगती है कि मिमी तो मर चुकी है बट मैं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड उससे ज़्यादा प्रिटी हूँ, तो उन्हें ज़रूर मुझसे प्यार हो जाएगा, वो ज़रूर मुझे पसंद करेंगे। बट वो सेक्रेटरी मना कर देता है शाव को वो कॉन्ट्रैक्ट देने से। एंड तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिमी की एंड वो बोलने लगती है कि क्यों, क्या हुआ मुझे देख कर कि यहाँ पर तुम लोग शॉक हो गए, तुम लोग तो सोच रहे थे कि मैं तो मर चुकी हूँ, है ना। मिमी को ज़िंदा देखकर वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो बातें करने लगते हैं कि मिमी तो अभी ज़िंदा है बट उसकी सिस्टर ने उसके फ्यूनरल अरेंजमेंट्स करवाए हैं। मिमी बोलने लगती है कि तुम लोग तो सोच रहे थे कि तुम लोग मुझे मरवा दोगे। एंड यहाँ पर जो शाव होती है वो बोलने लगती है कि अरे ऐसा नहीं है, हम तो तुम्हारी फ़िक्र कर रहे थे। एंड तभी उसके बचाव में या हेम आ जाता है पीछे से एंड उसने जो भी मैजिकल पावर्स से अपने सबूत लाए हुए थे वो सारे के सारे मिमी को दे देता है। एंड तभी चैन उसके पास आता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ पर तुम अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। एंड तभी मिमी जो होती है उसके गाल पर एक बहुत ज़ोरदार चाटा लगाती है एंड वो यहाँ पर अनाउंस कर देती है कि वो अपनी सिस्टर शाव को अपनी कंपनी से फायर कर रही है। इस बात पर शाव जो होती है भड़क जाती है एंड पूछने लगती है कि तुम मुझे फायर नहीं कर सकती हो। एंड यहाँ चैन भी उसे झूठ झूठ बोलने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आई लव यू एंड मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा आपसे। उसकी ये बात सुन कर के मिमी उससे बोलती है कि रुको ज़रा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। एंड वो अपने पर्स से वो सारे सबूत निकालती है जो कि हेम ने मैजिकल पावर से रखे होते हैं एंड सबको बताती है कि जो चैन है उसके बाहर कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर्स रह चुके हैं एंड शाव उसने तो कई बार अबॉर्शन भी कराया है। एंड ये सारी बातें सुन करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके जितने भी शेयर्स होते हैं वो सारे के सारे वापस लेने की डिमांड करने लगते हैं, जिससे मिमी उन दोनों के शेयर्स जो उसने उन्हें दिए थे वो सारे के सारे वो वापस ले लेती है उनसे। इन सबको देख करके वो जो दोनों आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं एंड मिमी उसे यहाँ पे बताती है कि मेरे पास केवल इतने ही सबूत नहीं है, तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है, तुम लोगों ने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की है, उन सब चीज़ों के सबूत मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। एंड वो बोलने लग जाती है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ एंड तुम दोनों को पुलिस के हवाले करती हूँ। वो दोनों घुटने पर आके बोलने लगते हैं कि प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ, हम सुधर जाएंगे। बट तभी पुलिस आती है एंड उन दोनों को अरेस्ट करके लेके चले जाती है।
एंड अब हमें हेम के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो हेम को बता रहे होते हैं कि अब बस कुछ ही दिन बाकी है, आपको उस लड़के के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी जिससे आपकी लाइफ बच सकती है, वरना आप मर जाएंगे, आपको उस कॉन्टैक्ट को तोड़ना ही होगा। मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी कि हेम की जो तबीयत है वो सही नहीं लग रही है, इसलिए वो चेक करने के लिए उसे वहाँ पर आती है एंड सोचने लगती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, एंड उसकी नाक के नीचे 2 उंगलियाँ लगा के चेक करने लगती है। तभी हेम उसका हाथ पकड़ के पूछती, तुम ये क्या कर रही हो? एंड वो देखता है कि वो जितनी भी दवाइयाँ लेकर के आई थी वो सारी एनिमल्स की मेडिसिन थी। एंड वो गुस्से से पूछने लगता है कि क्या मैं तुम्हें जानवर नज़र आता हूँ? तुम मुझे ऐसे जानवर की तरह ट्रीट कैसे कर सकती हो? एंड यहाँ पर मेमे बोलती है उससे कि तुम एक जानवर ही तो हो, तुम हो भी तो स्नेक ही, तो इसमें क्या गलत है, तुमको तो यही दवाइयाँ सूट करेंगी। ये भी बात सुन कर के हेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। एंड वो बाद में काफ़ी सारी स्नेक्स की बुक पढ़ती है एंड जिसे हेम दूर से देख रहा होता है अपने जादू से कि वो क्या कर रही है। एंड वो जैसे ही देखता है कि वो मेमे अभी भी जानवरों के बारे में सर्च कर रही है, स्नेक्स के बारे में, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो उसे एक जानवर की तरह ट्रीट करती है। ये सब देख कर के उसे काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, शू म्याऊं म्याऊं। एंड यहाँ पर वो सोचने लगती है कि हमेशा सबका फर्स्ट ट्रीटमेंट फूड से ही होता है, तो अब से मैं उसे बहुत ही अच्छा पेट्स एनिमल्स वाला फूड दूंगी। एंड नेक्स्ट डे वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, तो हेम को लगता है कि शायद अब वो सुधर गई है एंड अब वो उसका ख्याल रखना चाहती है, शायद वो कुछ हेल्दी बना के लाई होगी। एंड जैसे ही वो उसका ढक्कन खोलता है तो अंदर रैट्स थे, जिसे देख कर के हेम काफ़ी शॉक था एंड पूछता है कि ये क्या है। तो वो बोलती है कि अब तुम तो स्नेक हो एंड मैंने सर्च किया तो स्नेक्स को तो चूहे काफ़ी पसंद होते हैं, इसलिए मैं ये चूहे लेकर के आई हूँ तुम्हारे लिए। उसकी ये बात सुन कर के हेम को बहुत ही गुस्सा आता है एंड वो यहाँ से उठकर चला जाता है। मैं सोचने लगती है कि अब इसे क्या हुआ, मैं तो इसकी भलाई के लिए ही ये सब कर रही हूँ। एंड यहाँ पर जो ओल्ड मैन होते हैं वो हिम को चेक करके बताते हैं कि आपकी इंटरनल पावर बहुत ही कम हो रही है, आपको जल्दी से उसके साथ इंटीमेट होना होगा, तभी आपकी जो इंटरनल पावर है वो बढ़ेगी एंड आपको कांटेक्ट टूट जाएगा। एंड यहाँ पर हेम मेमे को इम्प्रेस करने का सोचता है एंड उसके पास जाता है, जहाँ पर मेमे उससे बोलती है कि मैंने आपके लिए फ्राइड चिकन्स बनाए हुए हैं, मुझे पता है कि आपको थोड़ा अकेला रहने की ज़रूरत है, तो आप अच्छा फील करेंगे। एंड यहाँ पर वो दोनों पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ पर मेमे जो थी वो अपने और हेम के हाथ का सेम मार्क नोटिस करती है एंड उससे पूछती है कि हम दोनों के हाथ में सेम एक जैसा मार्क कैसे हो सकता है। तभी हेम उसे कहता है कि अभी मेटेओ शावर होने वाली है, जिससे वो आसमान में देखने लगती है एंड सच में हेम अपनी पावर से वहाँ पर मेटेओ शावर भी करवाता है। एंड यहाँ पर मेमे उस शावर को देख करके वहाँ सितारों से विश मांगने लगती है, उसकी विशेस हेम को भी साफ साफ सुनाई दे रही होती हैं। हेम को तो पहले लगा था कि मेमे हमेशा उससे दूर रहना चाहती है, तो वो ज़रूर दूर रहने की विश मांगेगी, बट मेमे ने अपनी पहली विश मांगी थी कि उसकी ग्रैंडमन जल्दी से ठीक हो जाए एंड दूसरी विश मांगी थी कि हेम ज़्यादा टाइम तक ह्यूमन वर्ल्ड में रह पाए एंड सेफ रहे, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी मिट जाएँ। मेमे को हेम अपने बारे में विश मांगकर देख कर सोचने लगता है कि जो लड़की पिछले जन्म में मुझे कैद कर दी थी वो इस जन्म में चाहती है कि मैं सेफ़ रहूं एंड काफ़ी लंबे टाइम तक ज़िंदा रहूं। एंड यहाँ पर वो मेमे से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी याद है? तो मेमे मजाक में बोलती है कि हाँ, मुझे याद है कि मैं ज़रूर तुम्हारे जैसे ही एक स्नेक डीमन रही होंगी। ये बात सुन करके हेम को थोड़ा गुस्सा आता है एंड वो उसे परेशान करने का सोचता है और उसे एक जंगल में भेज देता है। उस जंगल में मेमे को काफ़ी डर लग रहा होता है एंड वो चिल्ला रही होती है एंड तभी वहाँ पर जो वो होता है वो आ जाता है। वो को देखते ही वो फ़ौरन से उसे हग कर लेती है। उसके हग करते ही जो वो की हार्ट बीट होती है वो बहुत ही तेज़ी से, एंड यहाँ पर मेमे उसे पूछने लगती है कि तुम्हारा हार्ट इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, क्या कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? एंड वो दोबारा से सोने की कोशिश करती है, बट जो हेम होता है वो अपनी पावर से अपनी हार्ट बीट्स को स्लो कर देता है, जिससे कि मेमे को बिल्कुल भी हार्ट बीट सुनाई ही नहीं दे रही होती है। एंड वो बोलती है कि बिना हार्ट बीट्स के कैसे, एंड वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। हेम काफ़ी परेशान हो जाता है कि कहीं ये मर तो नहीं गई एंड अपनी पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर मेमे तो जो थी वो नाटक कर रही होती है एंड वो फिर हंसते हुए उठ जाती है। हेम यहाँ पर पूछने लगता है कि तुम नाटक कर रही थी, तुम पता है मैं कितना परेशान हो गया था? तुम बोलने जाती हो सच में तुम परेशान हो गए थे? एंड वो फिर से नाटक करने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हेम के ऊपर ही गिर जाती है एंड उन लोगों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। इस किस के चक्कर में वो दोनों के बीच एक काफ़ी रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है एंड बहुत ही प्यारा लगता है।
इतनी ऑकवर्डनेस उनके बीच छा जाती है। एंड दूसरी तरफ हेम ने यहाँ पर चन और शाओ पर नज़र रखी हुई थी ताकि वो मिमी को हर्ट ना कर पाए। एंड उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो लोग मिमी के खिलाफ उन्होंने कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं जिससे वो कंपनी लेना चाहते हैं। एंड वो बात कर रहा होता है कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे सबूतों को सबके सामने दिखाऊंगा एंड मिमी की असलियत सबके सामने लाऊंगा। एंड ये बात सुनकर हेम कहता है कि हाँ, मुझे भी कल का इंतज़ार रहेगा। एंड नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें दिखाया जाता है कि जो शाओ और चेन होते हैं वो लोग यहाँ पर बता रहे होते हैं कि कैसे मिमी ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। एंड उसके प्रूफ के तौर पर वो एक वीडियो चलाते हैं, बट यहाँ पर हेम ने वो वीडियो चेंज कर दी होती है जहाँ पर वो दोनों मिमी की असलियत को सामने लाना चाह रहे होते हैं। वहीं पे उस वीडियो में उन दोनों की असलियत सामने आ जाती है। एंड यहाँ दूसरी तरफ जो हेम होता है वो मिमी की ग्रैंडमदर को ट्रीटमेंट देने के लिए हॉस्पिटल में आया होता है। वो अपनी पावर से उसकी ग्रैंडमदर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत भी बिगड़ रही होती है। पर मिमी को जब पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत अब ठीक हो गई है तो वो दौड़ती हुई अपनी ग्रैंडमदर के पास आती है। एंड जब उसे ये पता चलता है कि ये सब हेम ने किया है तो वो उसे आगे बढ़ के एक प्यारी सी किस कर लेती है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर मिमी की ग्रैंडमदर पूछती हैं कि ये कौन है। यहाँ पर मिमी उसका हाथ पकड़ के बताती है कि ग्रैंडमदर ये मेरा हस्बैंड है। बट ग्रैंडमदर को हेम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसका पहले टेस्ट लेने का सोचती है। एंड जब वो घर वापस आती है तब वो हेम को सबसे पहले कुकिंग करने को बोलती हैं। जिसे सोच रही थी कि हेम को तो कुकिंग नहीं आती, बट हेम अपनी पावर का यूज़ करके थोड़ी देर में कुकिंग सीख लेता है एंड उनके लिए खाना बनाता है। वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है एंड दादी को सर्व करता है। एंड अब दादी उससे बोलती हैं कि मुझे डांस करके दिखाओ। बाय द वे, कभी मिमी का मूड ख़राब हुआ तो तुम्हें डांस भी तो आना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा कर रही थी वो, बट फिर भी वो हेम ट्राई करता है। मिमी सोच रही होती है कि अब हेम पक्का गुस्सा करेगा, बट वो कुछ नहीं बोलता है एंड वो डांस करने लगता है। उसके सारे टेस्ट लेने के बाद दादी को हेम काफ़ी पसंद आता है एंड वो मिमी से बोलती है कि हेम काफ़ी अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, साथ में रहो एंड मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग भी हो। ये सारी बातें हेम सुन रहा होता है। एंड अब हेम की तबीयत डे बाय डे और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। अब आपके पास केवल 5 दिन बचे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मर जाएंगे। तो वो बोलता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैं नहीं चाहता कि मैं उसे हर्ट करूँ, कोई दूसरा रास्ता खोजो इसका। एंड वो उन दोनों से बोलता है कि एक ग्रैंड वेडिंग की अरेंजमेंट करो। मैंने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया है कि मैं मिमी को एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा अपने वर्ल्ड में। एंड वो मिमी को अपने वर्ल्ड में ले जाता है, बट वहाँ पर जो स्नेक होते हैं वो अपनी ही क्लैन के एक स्नेक डीमन से शादी कर सकते हैं। बट पहली बार किसी स्नेक को एक ह्यूमन से शादी करते देखकर सब हैरान थे। एंड वहीं पे एक स्नेक फीमेल स्नेक डीमन होती है जो कि हेम को काफ़ी पसंद करती है। एंड जब उसे पता चलता है कि हेम किसी ह्यूमन से शादी कर रहा होता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। जब हेम की एंट्री होती है तो सब लोग झुक कर के उसको ग्रीट करते हैं। एंड वो जो स्नेक थी, फीमेल स्नेक, वो जैसे ही मिमी को देखती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। हेम थोड़ी देर के लिए कुछ अपने लोगों से बात करने के लिए साइड में जाता है। एंड तभी वो जो फीमेल स्नेक थी वो मिमी के पास आती है एंड उसे परेशान करने लगती है। एंड वो उससे बोलती है कि हमारे जो क्लैन के लीडर हैं उनके लायक तुम बिल्कुल भी नहीं हो। एंड वो मिमी को यहाँ से चले जाने को बोलती है। पर जब मिमी वहाँ से नहीं जाती है तो वो अपना हंटर निकालती है एंड उसे पनिश करने की कोशिश करती है। एंड वो अपने गार्ड्स को बोलती है कि उसको पकड़ के रखें। एंड जैसे ही वो उसे पनिश करने लगती है तो वहाँ पर हेम आ जाता है एंड वो मिमी को प्रोटेक्ट करता है एंड वो फीमेल स्नेक को सबक सिखाता है एंड पनिश करता है। बट मिमी को काफ़ी चोट लगी थी तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ऐसा करने से हेम काफ़ी वीक हो गया था, लेकिन मिमी को वो ठीक कर देता है। यहाँ पर वो फीमेल स्नेक बोलने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक ह्यूमन से शादी नहीं कर सकते, तुम एक स्नेक हो, तुम्हें एक स्नेक से ही शादी करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लायक हूँ, ये लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हेम बोलने लगता है कि तुम ऐसा बोलने वाली कोई नहीं होती हो, तो अपना मुँह बंद रखो। हेम मिमी को लेके जाता है एंड उसकी ड्रेस चेंज करता है एंड उसे एक ब्राइडल गेटअप में लेकर के आता है। उससे शादी करने के बाद वहाँ पर वो जो ओल्ड मैन थे वो मिमी को बताते हैं कि उसे हेम के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हेम बहुत जल्दी ही मर जाएगा। ये बात सुनकर मिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हेम ने काफ़ी बार उसे बचाया था तो वो नहीं चाहती थी कि हेम उसकी वजह से मर जाए। तो वो डिसाइड करती है कि वो आज रात हेम के साथ नाइट स्पेंड करेगी। एंड वो उसके रूम में जाती है, उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती। मिमी उसके रूम में जाती है एंड वो उसे किस करने लगती है, उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है।
हालाँकि उस ओल्ड मैन ने मिमी को ये नहीं बताया था कि ऐसा करने के बाद उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन हेम को ये बात पता थी, इसीलिए वो उससे दूर रहने की कोशिश करता है। हेम बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि मिमी के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दे। हेम अब मिमी को पसंद करने लगा था, जिस वजह से वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था एंड इसीलिए वो उसे छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। हेम के ऐसे चले जाने से मिमी को लगने लगता है कि शायद हेम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है या फिर उसके साथ रोमांस नहीं करना चाहता है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जो ओल्ड मैन थे वो हेम से बोल रहे होते हैं कि मास्टर, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड नहीं की तो आपकी डेथ हो जाएगी एंड हमारे क्लैन को लीडर की ज़रूरत है। आपके सिवाय अभी कोई लीडर नहीं है। एंड मैं हेम उससे बोलता है कि एंटीट्यूड को दूसरे तरीके से ढूंढो, मैं नहीं चाहता कि मैं मिमी को बिल्कुल भी हर्ट करूँ। एंड वो दोबारा से रूम में जाता है तो मिमी उससे पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या तुम मेरे साथ रोमांस नहीं करना चाहते। हेम इस बात पर बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, जब वक्त आएगा तो सब कुछ होगा। एंड वो यहाँ पे मिमी को रेस्ट करने का बोल करके वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मिमी उसी पॉन्ड में फ्रेशन अप हो रही थी जहाँ पर हेम हुआ करता था एंड हेम जो था वो उस पेक्ट का एंटीट्यूड ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर उसका दुश्मन आता है जो कि उसका ब्रदर भी होता है, बट वो उससे हमेशा से नफरत करता है एंड पिछली लाइफ में उसने ही मिमी को भड़काया था ताकि वो हेम को मार दे एंड इस बार भी वो उसे मारने के लिए आया था। एंड यहाँ पर दोबारा से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, बट यहाँ पर हेम जो था वो बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा था उसके सामने, क्योंकि उसने इन सालों में बहुत ही पावर खोई थी एंड उस पर वो जो पैक्ट का असर था वो भी हावी हो रहा था। एंड वो जो उसका ब्रदर था, जो दुश्मन था उसका, उसके पास इन सालों में बहुत सारी पावर्स उसने हासिल की, इस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा था उसके सामने। यहाँ पर वो जो पेट स्नेक होता है हेम का, वो मिमी को जाकर के बताता है कि उसके मास्टर कमज़ोर पड़ रहे हैं एंड उसे उसकी हेल्प करनी होगी। तो मिमी उससे पूछती है कि वो भला क्या कर सकती है। तो स्नेक बोलता है कि आपको उन्हें किस करना होगा, हक करना होगा एंड उनके साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, तभी उनकी पावर्स वापस आएंगी। उसकी बातें सुनकर के मिमी तुरंत ही जाती है एंड वहाँ पर जाकर के वो हेम को तुरंत किस कर लेती है। मिमी के ऐसा करने से ही वो जो विलन होता है वो काफ़ी दूर जाकर के गिरता है। जो पॉजिटिव एनर्जी हेम की बॉडी से निकल रही होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। एंड मिमी उससे पूछती है कि क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। एंड हेम बोलता है कि हाँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे और किस करो। इस बात पर मिमी मुस्कुराने लगती है एंड उसे फिर से किस करती है, एंड जिसकी वजह से वो अब पावरफुल हो गया था एंड उसका जो भाई था वो उसके सामने वीक पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। एंड मिमी जो थी उसको घर लेकर के जाती है एंड उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी इंटीमेसी तुमको पावर्स देती है। एंड अब हेम सोच रहा में पड़ जाता है कि भला वो कैसे बता सकता है कि वो मिमी के साथ जब इंटीमेट होगा तो उसकी मौत हो जाएगी। एंड बाद में जो ओल्ड मैन होते हैं वो उसके पास आते हैं एंड उसे एक दवाई देते हैं एंड बोलते हैं कि मिमी इसके खाने के बाद नहीं मरेगी, आप लोग इंटीमेट हो सकते हैं एंड उसे भी कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर के हेम काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जो फीमेल स्नेक होती है वो अपने जादू से उस दवा को चेंज कर देती है। एंड हेम जब रूम में जाता है उस दवा को लेकर के, वो मिमी को वो दवाई खिला देता है एंड उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोलता है कि मैं शाल लेकर के आता हूँ। एंड वो जब वो शाल लेने के जाता है तभी उसको उस स्नेक का कॉल आता है एंड वो उसे बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हेम तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे हाथ में जो साइन बना हुआ है वो एक पैक्ट है एंड हेम तुमसे बंधा हुआ है एंड वो चाहता है कि वो तुमसे आज़ाद हो जाए। एंड तुम देखना कि उस मेडिसिन को खिलाने के बाद वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा एंड उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी एंड हेम की पावर्स वापस आ जाएंगी, उसकी जान भी बच जाएगी। मिमी उसकी बातें सुन रही थी, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बातों पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि वो पहले भी उसे हर्ट करने की सोच चुकी है। इस वजह से भी उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जब हेम आता है एंड उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तब मिमी को लगने लगता है कि शायद वो बिल्कुल सही बोल रही थी। हेम ने मिमी को वो मेडिसिन खिलाई थी एंड उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, बट वो मेडिसिन चेंज होने की वजह से मिमी बेहोश हो जाती है एंड हेम को लगता है कि शायद उस दवा ने असर नहीं किया या फिर उस दवा को किसी ने बदला है। उसे उसके हेल्पर से पता चलता है कि उस दवा को उसकी वो जो सपोली होती है उसने उस दवा को चेंज कर दिया होता है। जो बात सुनकर के हेम काफ़ी गुस्सा हो जाता है एंड काफ़ी परेशान हो जाता है कि क्या उसने सच में मिमी को खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। वो काफ़ी रोने लगता है एंड वो उसको हग कर लेता है। उसके बाद वो उसे छोड़ करके उस स्नेक के पास जाता है उसे सबक सिखाने के लिए। उसे जाता है, वो पनिश करता है एंड यहाँ पर वो जो फीमेल स्नेक होती है वो अपनी गलती को मान रही होती है, बट वो कह रही होती है कि अब तो वो मर गई है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस बात पर हिम को काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा पनिश करता है।
बट दूसरी तरफ जो मिमी की बॉडी होती है, वो जो उसका विलन ब्रदर होता है, वो उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो मिमी की सारी मेमोरी को इरेज करके उसमें केवल हेम के खिलाफ नफरत भर देता है, जो उसने पिछले जन्म में भी किया था। उसने हेम के खिलाफ कर दिया था, उसमें काफ़ी नफरत भर दी थी एंड वो उससे बदला लेने के लिए उसने कैद भी कर दिया था हज़ारों सालों के लिए। और इस बार वो हेम को मारने का प्लान कर रहा होता है, जिस वजह से वो मिमी का यूज़ करना चाहता है। दूसरी तरफ हेम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है मिमी के बारे में सोच करके। एंड कुछ दिनों बाद मिमी उसे मिलती है एंड वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है, लेकिन मिमी उसे स्टैब कर देती है, उसे मार देती है। लेकिन वो जो हेम होता है वो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाता, उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता है। वो इस बार मिमी के हाथों मरने को भी तैयार था एंड वो उसे लेकर के अपने घर जाता है, उसका टेक केयर करता है। एंड तभी उसके हेल्पर से उसे पता चलता है कि मिमी का मेमोरी लॉस हो चुका है एंड वो हेम को बिल्कुल पूरी भी तरीके से भूल चुकी है। और ये सारा काम उसके ब्रदर ने किया है उसे मारने के लिए। एंड यहाँ पर जो उसका ब्रदर होता है उसे मिमी की हेल्प से फाइनली वो चीज़ मिल जाती है जिसकी वजह से वो हेम को मार सकता था। अब वो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि वो फाइनली हेम को मार सकता है हमेशा हमेशा के लिए। एंड दूसरी तरफ हेम ने मिमी को अपने पास रखा हुआ था अपने घर पे एंड वो पूरी कोशिश कर रहा था मिमी को सब कुछ याद दिलाने की 1 बाय 1 करके। एंड काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली मिमी को सब कुछ याद आ जाता है। यही नहीं कि वो हेम से प्यार करती थी या उसकी वाइफ थी, बल्कि ये भी याद आ जाता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसने हेम के साथ कितना बुरा किया था एंड उसे इस बात का काफ़ी पछतावा भी हो रहा था। एंड यहाँ पर जब वो हेम को ये बात बताती है कि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, तो हेम काफ़ी खुश हो जाता है एंड उसे गले लगा लेता है। एंड तभी वहाँ पर उसका जो विलन ब्रदर है वहाँ पर आ जाता है एंड हेम पर हमला करने लगता है एंड दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। वो बताता है उसे कि मिमी ने उसे वो औजार दे दिया है जिससे उसकी मौत हो सकती है अब। एंड जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है, उन हथियारों का यूज़ उल्टा उसके ऊपर ही हो जाता है। एंड तभी यहाँ पर मिमी उसे बताती है कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? जब तुमने मुझसे हेम को कैद करवाया था, उसके बाद मुझे जब पता चला कि तुमने मेरा यूज़ किया है केवल उसे हर्ट करने के लिए, तभी मैंने वो औजार चेंज कर दिया था। मैंने उसे ऐसे सेट कर दिया था कि जब वो तुम खोलोगे तब वो फ़ौरन से तुम पर ही अटैक करेगा और किसी पर नहीं। एंड इस चक्कर में वो खुद अपनी मौत को इनवाइट कर लेता है एंड वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। एंड जो हेम था उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ हो जाने की वजह से वो एक छोटे से स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अब वो दिन में केवल 2 घंटे के लिए ही अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है एंड अपनी मिमी के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। मिमी उससे बोलती है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम्हारी सारी पावर्स कब वापस आएंगी एंड तुम कब पूरी तरीके से ह्यूमन फॉर्म में आ जाओगे। एंड इसी के साथ हमारी स्टोरी की एंडिंग होती है एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।